विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये है बॉम्बे मेरी जान। अध्याय 7 चुड़ैलों का मैदान। भैरवनाथ मुखर्जी ने पारुल पटेल की नजर की दिशा में देखा और एक अजीब सा आयताकार भवन देखा जो मकान के सामने से पूरी तरह से पूर्वी पंख की विशालता के कारण छिपा हुआ था। यह एक छोटे से प्रांगण्य में स्थित था और यह 2 मंजिला प्रतीत होता था। चकमक पत्थरों से बना हुआ और ओक की लकड़ी से मजबूत किया गया। निचली मंजिल स्पष्ट रूप से कप की प्रार्थना कक्ष थी, जबकि ऊपर की मंजिल में कई खिड़कियां थी जो कमरे के एक स्वीट की ओर संकेत करती थी। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने उस ढांचे को देखा। उनकी ऐनक पर सूरज की किरणें चमक रही थी। तुम्हारी आंटी के कलाप्रिय मित्र ऊपर हैं, मेरा अंदाजा है, उन्होंने कहा। पारुल पटेल ने जल्दी से कहा, ओह हाँ, प्रार्थना कक्ष हमेशा बंद रहती है। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी थोड़ी देर रुके। कोई शक नहीं, उन्होंने साहस करते हुए कहा, कि इस वक्त अवशेष सुरक्षित है। बिल्कुल है। मुझे डर है कि मेरी आंटी को कप के साथ चित्रित करने की सारी बातों ने आपको गलत धारणा दे दी है। उस समय वहां हमेशा 2 नौकर मौजूद रहते थे, सुजान और कोई और। हर बार की बैठक के बाद अवशेष अपनी जगह पर रख दिया जाता था और दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। वहां ऊपर प्रार्थना कक्ष के ऊपर 3 कमरे हैं। पुराने जमाने में मेड ऑफ द कप के निजी कक्ष हुआ करते थे। आंटी के पास बड़ा कमरा एक तरह के स्टूडियो के रूप में था, लेकिन 2 छोटे कमरे उस 2 व्यक्तियों के लिए सोने के लिए थे जो इस बगीचे और प्रार्थना कक्ष भवन की देखरेख करते थे। पहली मंजिल तक पहुंचने के लिए बाहर सीढ़ियां हैं। ओह, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। वे चौड़े घास के रास्ते पर चलते हुए बगीचे के आखिर में एक छोटे से गेट की ओर बढ़े। कुछ देर तक चुप्पी रही, फिर लड़की ने अचानक बोलना शुरू किया। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी, मैंने कल रात प्रतीक भाई से जिद करके सब कुछ जान लिया। मेरा मतलब है कप को लेकर जो खतरा है उसके बारे में। आपको मुझे मदद करनी देनी होगी। आप पाएंगे कि मैं भी उतनी ही उपयोगी हूँ जितना वो। एक बात तो है, मेरे ऊपर द रूम की परछाई नहीं है। इसके अलावा वह हल्की सी कुटिल मुस्कान के साथ आगे बोली, अब मैं ही मेड ऑफ द कप हूँ, आप जानते हैं। मेरा इसमें अधिकार है और आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी का उत्तर अप्रत्याशित था। मैं तुम्हें इस पर कायम रखूंगा, उन्होंने कहा। अब मुझे लगता है हमें जल्दी करनी चाहिए। वे बगीचे के गेट से होकर दूसरी ओर फैले विस्तृत मैदान की तरफ बढ़े। यहाँ जमीन अर्ध उद्यान जैसी थी। उनके बाईं ओर घने पेड़ों की एक दीवार सी थी और जल्द ही वे एक छोटे लोहे के गेट से होकर उस झाड़ी में घुसे जो जंगल को घेरे हुए थी और एक पगडंडी से होते हुए हरियाली के बीचों बीच उतरने लगे। चुड़ैलों का मैदान बस यही से होकर है। ये वास्तव में घास की एक पट्टी है जो हमारे जंगल को दूसरे कटी छटी झाड़ियों वाला जंगल से अलग करती है। जो टाई हॉल की जमीन है जहां मानसी पारिक रहती है। आहा, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। और लोमड़ी की घाटी कहाँ है? उसने उन्हें तेजी से देखा। आपको याद रहा? वो उनके जंगल के दूसरी ओर ऊंचाई पर है। डैड को वाकई शिकायत करने का हक था, समझिए, लेकिन प्रोफेसर पारिक खुद शिकार नहीं करते, तो आप उनसे समझ की उम्मीद नहीं कर सकते। वैसे भी उन्हें बस बुलाना भर होता। डैड इस मामले में कुछ ज्यादा ही जिद्दी हैं। प्रोफेसर? भैरवनाथ मुखर्जी ने सोचते हुए कहा। वो क्या पढ़ाते हैं? पुरातत्व, लेकिन आप ये नहीं सोचते। पारुल पटेल ने तुरंत जवाब दिया। मेरी प्यारी लड़की, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी बोले,
मुझे पेड़ों के बीच जंगल दिख ही नहीं रहा, और रात में जब डर की कल्पना की जाती है तो एक झाड़ी भी भालू लगने लगती है। देखो, उन्होंने अचानक गंभीरता से कहा, अगर तुम्हारी आंटी की मौत किसी की योजना का हिस्सा थी तो मैं अपनी गहराई से बाहर हूँ, और साथ में मैंने अपने पानी के पंख भी घर ही छोड़ आया हूँ। वह रुके और इधर उधर देखे। मुझे लगता है यह जगह शिकारियों के लिए उपयोगी होगी। पारुल पटेल ने सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि पूरे सेंचुरी में कोई आदमी, औरत या बच्चा भी होगा जो अंधेरा होने के बाद चुड़ैलों का मैदान के 1 मील के दायरे में भी जाना चाहेगा। उसने कहा। वह कुछ सेकंड तक हिचकिचाई, जैसे यह तय कर रही हो कि आगे कहना है या नहीं। मेरा यहाँ के देहाती लोगों से अच्छा मेल है और स्वाभाविक है कि मुझे बहुत सी स्थानीय बातें पता चलती हैं। लोग मानते हैं कि यह जंगल और ये खुली जगह प्रेत बाधित है। कोई भूत नहीं, बल्कि उससे भी कुछ बुरा। मुझे नहीं लगता कि किसी ने उसे कभी देखा है, लेकिन आप जानते हैं देहातियों का क्या स्वभाव होता है। मैं तो समझा ये जाति लुप्त हो चुकी है, भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। मेरे बचपन के गालों वाली, दूध वाली और सफेद मूछों वाले बूढ़े अब तस्वीर में भी नहीं दिखते। पारुल पटेल ने हल्के से मुस्कुराया। हम यहाँ बहुत पीछे चल रहे हैं जमाने से। हमारे पास तो एक स्थान है, जादूगरनी भी है, बेचारी बूढ़ी मिसेस माया मुंशी। वह अपने बेटे के साथ गांव से कुछ दूरी पर एक मुर्गी खाने जैसे घर में रहती है। वे दोनों सच कहूं तो आधे पागल हैं, बेचारे। लेकिन लोगों में उनके लिए गहरी पूर्वाग्रह भरी भावना है, और वे दोनों इतने चिड़चिड़े स्वभाव के हैं कि उनके लिए कुछ किया ही नहीं जा सकता। कियान मुंशी गांव का मूर्ख कहा जा सकता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत, वो तो जहरीली किस्म की औरत है। और यही वजह है कि शायद आप मुझे मूर्ख समझे ऐसा कहने के लिए, लेकिन उसने पिछली पूर्णिमा को आंटी दमयंती बेन पर श्राप दिया था, और कल रात फिर से पूर्णिमा थी। वह थोड़ी शर्मिंदा होकर लाल हो गई और अपने साथी की ओर चुपके से देखा, जिनके सौम्य और थोड़े खाली से चेहरे पर केवल विनम्र रुचि का भाव था। वह अपने स्मार्ट सफेद केपरिडीशीन जंपर सूट में अत्यधिक आधुनिक लग रही थी। उसकी भूरे रंग की नंगी बाहें ढीली सी उसके किनारों पर झूल रही थी, और ऐसे में उसका जादू टोने जैसे पुरानी बात को आधे विश्वास के साथ कहना निश्चित ही अजीब लग रहा था। अब जब मैंने कह दिया है तो ये बेवकूफी लगती है। आखिरकार ये सच भी नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ अफवाह है। नाथ मुखर्जी ने थोड़ा हंसते हुए देखा। क्या मिसेस माया मुंशी ने कभी पहले भी इतनी प्रभावशाली सफलता के साथ किसी को शाप दिया है? उन्होंने पूछा। जैसे कि उसने अपना कारोबार कैसे खड़ा किया? यूं कहूं तो मुझे सच में नहीं पता, सिवाय इसके कि चर्च की लेडी प्रार्थना कक्ष में 1624 में जलाए गए जादूगरनी और जादूगरों की एक सूची है। हमारा गांव क्रॉमवेल से बच गया था, आप जानते हैं, और उस सूची में हर दूसरा नाम मनसी है। यह भी एक कारण है। और फिर वो बेचारी बूढ़ी औरत पूरी तरह गंजी है। सर्दियों में तो ठीक है, वो एक तरह की टोपी नुमा चीज पहनती है, लेकिन गर्मियों में वो बिना सिर ढके ही घूमती है। आंटी दमयंती बहन हमेशा उसके प्रति दयालु बनने की कोशिश करती थी, लेकिन उनका एक हद से ज्यादा मदद करने वाला स्वभाव था, और उन्होंने किसी तरह उस बूढ़ी को नाराज कर दिया। क्या आप सोचते हैं कि मैं पागल हूँ? क्रॉमवेल मुख्यतः इंग्लैंड के एक ऐतिहासिक व्यक्ति ओलिवर क्रॉमवेल को संदर्भित करता है। तो ओलिवर क्रॉमवेल कौन थे? ओलिवर क्रॉमवेल 17वीं सदी के एक प्रसिद्ध अंग्रेज सैनिक, राजनीतिज्ञ और शासक थे। वे इंग्लैंड की संसद और प्रोटेस्टेंट विचारधारा के समर्थक थे। उन्होंने राजा चार्ल्स प्रथम के खिलाफ युद्ध लड़ा और उसे पराजित कर फांसी दिलवाई।
इसके बाद उन्होंने इंग्लैंड को गणराज्य घोषित कर दिया और स्वयं लॉर्ड प्रोटेक्टर के रूप में शासन किया। वे धर्म, राजनीति और समाज में कई कट्टर सुधारों के लिए जाने जाते हैं और आज भी इतिहास में एक विवादास्पद किंतु प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में देखे जाते हैं। मेरी प्रिय युवती, उनके साथी ने गंभीरता से कहा, इस दुनिया में कई अजीब पेशे होते हैं। जादू टोने में कुछ असामान्य नहीं है। मैं खुद भी कभी-कभी जादूगर रहा हूँ और एक बार मैंने ओस्लो की यात्रा के दौरान एक विशेष रूप से घिनौने बूढ़े सज्जन को एक सील में बदलने की कोशिश की थी। हकीकत में वह घटिया इंसान पानी में गिर पड़ा और वे बस एक छोटा वालरस निकाल पाए, लेकिन मैं कभी पक्के तौर पर नहीं जान पाया कि वो मेरी वजह से हुआ था या नहीं। उनके और उस जानवर की मूछें जरूर एक जैसी थी, बस वही समानता थी। मैं अक्सर सोचता हूँ कि क्या मैं सफल हुआ था। इसके बाद मैं वायरलेस उपकरणों के कारोबार में लग गया। पारुल पटेल ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा, लेकिन वे पूरी गंभीरता से बोल रहे थे। अब तक वे जंगल के लगभग बीच में पहुंच चुके थे। वह स्थान एक हरे भरे परिकथाओं जैसी गलियारे की तरफ था, जहां नीचे मुलायम काई बिछी थी और पेड़ों की जड़ों के बीच एक छोटी सी धारा धीरे धीरे बह रही थी। उसने रास्ते के आखिर में धूप के एक टुकड़े की ओर इशारा किया। वही चुड़ैलों का मैदान का प्रवेश द्वार है। चुड़ैलों का मतलब है डायन, आप जानते हैं? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने सर हिलाया। जंगल में डायनों के बारे में बात करते हुए सावधान रहना चाहिए, उन्होंने कहा। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका अपमान हो रहा है। वे आगे बढ़ गए और आखिरकार उस मैदान के किनारे पहुंच गए। यह एक छोटी सी घाटी थी, दोनों ओर ऊंचे पेड़ों से घिरी हुई, और सुबह के उस समय भी उसमें हल्की सी डरावनी हवा सी बह रही थी। धूसर हरी घास विरल थी और वहां इधर उधर बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए थे, एक नंगे अनुप्रमाणित स्थान जैसा, जो जंगल की सुंदरता के बाद और भी अधिक विकृत और उदासीन लग रहा था। लड़की रुकी और काम गई। यही था जहां तक मुझे इच्छित वसावा के पता चला। आंटी ठीक इस द्वार के पास पड़ी मिली थी। उस भयानक भाव के साथ ऊपर की ओर ताकती हुई भैरवनाथ मुखर्जी ने कोई हरकत नहीं की, बस उस दृश्य को देखता रहा। उसका पीला चेहरा आम से भी ज्यादा निर्विकार लग रहा था। लड़की ने गहरी सांस ली। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी, मुझे आपको कुछ बताना है। मैं अब तक चुप रही, लेकिन अगर मैंने किसी से ये बात नहीं कही तो मैं पागल हो जाऊंगी। वह आवेग में बोल रही थी। उसके गालों पर तेजी से लाली दौड़ रही थी। इच्छित वसावा ने आज सुबह मुझे बताया और मैंने उससे कसम खिलाई कि वो किसी और से ये बात नहीं कहेगा। जब उसने आंटी को पाया तो वह यहाँ पीठ के बल लेटी हुई थी, न कि ऐसे जैसे कि कोई गिरते वक्त पड़ा हो। उलझी सुलझी नहीं थी, बल्कि बिल्कुल सीधी। उनके हाथ छाती पर क्रॉस में रखे हुए थे और आंखें बंद थी। क्या आप समझते हैं? उसकी आवाज कांपी और धीरे धीरे फुसफुसाहट में बदल गई। विल ने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें किसी ने मृत शरीर की तरह सजा कर लिटाया हो। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है।
आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।